अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री और उसकी ब्रांचेस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री हमारे पास साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम मैटर की स्टडी करते हैं। मैटर की किस तरह से स्टडी की जाती है, मैटर की हम इसमें स्ट्रक्चर देखते हैं कि मैटर का स्ट्रक्चर कैसा है, मैटर की कंपोजिशन कैसी है और उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर कहते हैं कोई भी साख्त, जैसे कि आपको कोई भी चीज़ नज़र आती है। ठीक है, या फिर आप केमिस्ट्री के अंदर ये कह सकते हैं कि किस तरह से मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट हुई हुई है। और कंपोजिशन कहते हैं किसी भी चीज़ की बनावट, कि उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, कौन कौन चीज़ें मिलकर उस मैटर को फॉर्म कर रही हैं, बना रही हैं। और प्रॉपर्टीज़ कहते हैं कि अब उसके अंदर कौन सी खसूसियात पाई जा रही हैं, कि खसूसियात डिपेंड करती है उसकी कंपोजिशन पे। जिस हिसाब से किसी भी मैटर की कंपोजिशन होती है उसी हिसाब से उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। ठीक है, तो इस केमिस्ट्री के अंदर हम और ये भी स्टडी करते हैं कि किस तरह से मैटर के अंदर चेंजेस आती हैं। मतलब कि आप किसी भी मैटर की फॉर्म को, किसी भी चीज़ को जब आप हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसके अंदर क्या केमिकल रिएक्शन होते हैं, या फिर कुछ ऐसे भी होते हैं ख़ुद ब खुद क्या केमिकल रिएक्शन किसी भी मैटर के अंदर हो रहे हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में। तो हमारे पास अब ब्रांचेज़ हैं केमिस्ट्री की। तो सबसे पहले हमारे पास फ़िज़िकल केमिस्ट्री है। तो फ़िज़िकल केमिस्ट्री सबसे फर्स्ट ब्रांच है हमारे पास केमिस्ट्री की। इसके अंदर हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप के बारे में। किस चीज़ के रिलेशनशिप के बारे में? फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और कंपोजिशन के बारे में। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि मेजर की जा सकती है। मिसाल के तौर पे बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, ये सारी क्या है, मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं। उसको हम क्या कहते हैं, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। कंपोजिशन का और फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ का जो रिलेशन है वो हम इस ब्रांच में स्टडी करते हैं। किस तरह से हम इसलिए स्टडी करते हैं कि कंपोजिशन जैसे जैसे चेंज होती है किसी भी मैटर की, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती जाती है, चेंज होती जाती है। तो इस ब्रांच के अंदर हम यही स्टडी करते हैं किस तरह से कंपोजिशन डिपेंड करती है किसी भी मैटर पर, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पर। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर एक और पॉइंट ये भी दिया हुआ है कि हम ये भी स्टडी करते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर कि हमारे पास जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं जिसके अंदर एटम्स, मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं और कंपाउंड्स वगैरह फॉर्म करते हैं, तो वो किस कानून के तहत कंबाइन होते हैं। ठीक है, उनके क्या तरीक़ेकार हैं कंबाइन होने के, तो वो सारा तरीक़ेकार, वो सारा मेथड हम फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर सीखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे कि आपको नाम से ही ज़ाहिर है, इसके अंदर हम जानदारों से रिलेटेड मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, जानदारों में ज़्यादातर हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं, इसीलिए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन। ठीक है, और इसके डेरिवेटिव्स की स्टडी करते हैं। डेरिवेटिव्स कहते हैं कि जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको हम इसके डेरिवेटिव्स कहते हैं। तो इस ब्रांच के अंदर हम हाइड्रोकार्बन्स और उसकी डेरिवेटिव्स की स्टडी करेंगे। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कुछ हाइड्रोकार्बन्स को जब कि दूसरे तीसरे एलिमेंट से कंबाइन किया जाता है तो वो एक्सेप्ट हो जाते हैं, मतलब कि फिर वो ऑर्गेनिक में स्टडी नहीं किया जाता। मिसाल के तौर पे हमारे पास कंपाउंड्स बताए गए हैं, ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स एंड साइनाइड्स। बोले अगर ये हाइड्रोकार्बन के साथ अटैच हो जाते हैं तो हम स्टडी इसकी ऑर्गेनिक में नहीं करते बल्कि इनऑर्गेनिक में करते हैं। ठीक है, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, किसी भी कंपाउंड से तो ऑक्सीजन पाई जा रही होगी तो ऑक्साइड बन जाए। कार्बोनेट्स मतलब CO3। ठीक है, अगर किसी भी कंपाउंड के साथ CO3 पाया जा रहा होगा तो वो कार्बोनेट्स कहलाएगा। इसी तरह से बाइकार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट का मतलब होता है कि HCO3, जिस कंपाउंड के साथ HCO3 पाया जाएगा वो बाइकार्बोनेट बन जाएगा और उसकी स्टडी ऑर्गेनिक में नहीं होगी। साइनाइड्स मतलब CN। ठीक है, जिस कंपाउंड से CN पाया जाएगा उसकी स्टडी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर फिर नहीं होगी। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स का स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी कंपोजिशन, उसकी केमिकल रिएक्शन। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रिपरेशन, ये सारी की सारी स्टडी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनकी स्टडी होती है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में आपके पास गैसोलीन, प्लास्टिक, डिटर्जेंट्स, डाइज़, फूड एडिटिव्स, नेचुरल गैस एंड मेडिसिन, ये सारी की सारी क्या हैं, एग्जांपल्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो कि स्टडी की जाती हैं। ठीक है, गैसोलीन का आपको पता है ज़मीन से निकलने वाले जो मादनियात हैं जैसे पेट्रोल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, सारी की सारी स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुमकिन है। अब आप सोच रहे होंगे सर उसका लिविंग थिंग से क्या बिलोंग कर रहे हैं, क्यों ताल्लुक़ है उसका। तो भाई जो भी पेट्रोल वगैरह होता है वो जब जानदार मर जाते हैं, वो ज़मीन दफना दिया जाता है तो उनके आहिस्ता आहिस्ता जो केमिकल्स निकलते हैं, ठीक है, मिनरल्स वगैरह उसमें निकलते हैं बॉडीज़ में से, तो सालों में, सदियों में कहीं जाकर वो पेट्रोल वगैरह में चेंज हो रहे होते हैं। जैसे कि प्लांट्स हो गए, जैसे कि बहुत सारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इंसान हैं, सालों साल, सदियों से क्या नाम है मरते आ रहे हैं, तो वो ज़मीन के अंदर क्या कर रहे हैं, गैसोलीन ही फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब वो ख़त्म हो जाते हैं तो उनकी बॉडी से ये चीज़ें सारी बनती हैं।
अच्छा, डिटर्जेंट्स का भी आपको पता है। डाइस कहते हैं कलर्स वगैरह को, ठीक है, कोई भी कलर वगैरह जो होता है, और बाकी तो आसान ही आपको पता होगा। आगे उसके बाद है हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि हमारे पास अब तक 118 किस्म के एलिमेंट्स पाए जा चुके हैं, ठीक है। 2 की एलिमेंट्स की स्टडी तो हमने ऊपर ऑर्गेनिक में स्टडी की, तो बाकी जो 116 एलिमेंट्स बच गए वो हम इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक क्या है, हमारे पास नॉन लिविंग थिंग से बिलोंग करता है, ठीक है। तो इस ब्रांच के अंदर हम स्टडी करेंगे जो भी बेजान चीज़ों के अंदर जो क्या नाम है कंपाउंड्स हैं, जो भी आपको डेली रूटीन में कंपाउंड्स नज़र आ रहे हैं जो लिविंग थिंग से बिलोंग ना करते हैं, उसकी स्टडी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर करते हैं, ठीक है। और जो कि कंपाउंड्स वहाँ पर हाइड्रोकार्बन से छोड़ देते हैं, उन कंपाउंड्स की स्टडी भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में की जाएगी, सिवाय हाइड्रोकार्बन्स की। मतलब हाइड्रोकार्बन्स की सिर्फ जो स्टडी है वो ऑर्गेनिक में होगी, बाकी की जितनी भी स्टडी केमिस्ट्री की वो सारी की सारी इनऑर्गेनिक के अंदर होती है, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे गिलास हो गया, शीशा हो गया, ठीक है, सीमेंट, सेरेमिक्स, बर्तन बनाने वाली मिट्टी हो गई, ठीक है। ये सारी की सारी स्टडी कहाँ है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ही स्टडी की जाती है। अच्छा, मेटलर्जी भी दी हुई है। मेटलर्जी क्या होती है, जैसे कि हमारे पास ज़मीन से कोई भी मेटल वगैरह पाया जाता है। मेटल कहते हैं कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें बिजली पास होती हो, ठीक है, जिसको मेलिएबल किया जा सके, डक्टाइल, मतलब कि उसको वायर बनाई जा सके, शीट बनाई जा सके, ठीक है। ऐसे एलिमेंट्स हम क्या कहते हैं, मेटल्स कहते हैं, और इनमें से बिजली पास भी होती है। तो उन मेटल्स को जब ज़मीन से निकाला जाता है तो वो पत्थर की शेप में होते हैं, और इनके साथ ये प्योर फॉर्म में नहीं होते, इनके साथ इनके इम्प्योरिटीज़ पाई जाती है, जिसको हम और कहते हैं, ORE, और, ठीक है। तो इनके और से इनको सेपरेट करने का जो अमल होता है, मेटल्स को सेपरेट करने का जो अमल होता है, उसको हम मेटलर्जी कहते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री नाम से ज़ाहिर है, इसके अंदर हम जानदारों की स्टडी करेंगे, मतलब कि जानदारों में कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, कौन से केमिकल रिएक्शन है जो हो रहे हैं, ठीक है, उन केमिकल रिएक्शन में क्या किरदार है और उनसे कौन से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो वो सारी की सारी स्टडी किस में करते हैं, हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर करते हैं, ठीक है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये सारे के सारे क्या हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि जानदारों में पाए जाते हैं, और इन्हीं के मेटाबॉलिज्म हो रहे होते हैं। मेटाबॉलिज्म मतलब केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। इन्हीं चीज़ों से एनर्जी निकाली जा रही होती है, और काफ़ी सारी चीज़ें बन रही होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें टूट रही होती हैं, तो इनमें केमिकल रिएक्शन से ज़रिए होता है। तो मेटाबॉलिज्म इनको केमिकल रिएक्शन ही कहा जाता है, ठीक है। तो इन कंपाउंड्स की हम स्टडी करते हैं, ये भी बायोमोलिक्यूल्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स में आपको दी हुई हैं। अच्छा, इसके अलावा हम इसमें ये भी स्टडी करते हैं कि हम जो फूड वगैरह इंटेक करते हैं उससे हमें एनर्जी किस तरह से मिलती है, मतलब वो कौन से प्रोसीजर्स हैं, कौन से केमिकल रिएक्शन हैं होते हैं, उसके बाद हमें एनर्जी हासिल होती है। क्योंकि हमारी बॉडी के हर पार्ट को ज़िंदा रहने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। मिसाल के तौर पर आँखें अगर देख रही हैं, कान अगर सुन रहे हैं, तो इन सबको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। बगैर एनर्जी के ये भी काम नहीं करते, ठीक है। तो वो एनर्जी हमें किस तरह से मिलती है फूड से, वो भी हम इसमें स्टडी करते हैं। या इसके अलावा हम ये भी स्टडी करते हैं किसी भी बायोमोलिक्यूल कहते हैं कोई भी जानदार के अंदर पाया जाने वाला मॉलिक्यूल बायोमोलिक्यूल कहलाता है। तो बायोमोलिक्यूल की अगर बॉडी के अंदर कमी हो जाए या ज़्यादती हो जाए तो उससे हमारी बॉडी पे क्या असर होगा, ठीक है, कौन सी बीमारियां हमें होंगी। तो उन बीमारियों का इलाज और बीमारियों की स्टडी सारी की सारी बायोकेमिस्ट्री के अंदर की जाती है। ये इसके अलावा ये मेडिसिन बनाने में भी काम आती है बायोकेमिस्ट्री, और जो एग्रीकल्चर और फूड साइंसेस वगैरह की कंपनीज़ है वहाँ पर भी बायोकेमिस्ट्री का बड़ा इस्तेमाल है, ठीक है। क्योंकि सारी की सारी क्या हैं, लिविंग थिंग से बिलोंग कर रही हैं। खैर, नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। नाम से ज़ाहिर है इसके अंदर हम स्टडी करेंगे इंडस्ट्रीज़ के बारे में, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ के अंदर वो कौन से केमिकल रिएक्शन है जो कि सिंथेटिक प्रोडक्ट्स प्रिपेयर करते हैं, वो सारे के सारे केमिकल प्रोसेसेस हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं, ठीक है। जैसे कि फर्टिलाइजर्स प्रिपेयर करने के लिए कौन से केमिकल रिएक्शन होंगे, गिलास शीशा वगैरह बनाने के लिए कौन से केमिकल रिएक्शन होंगे, सीमेंट बनाने के लिए कौन से केमिकल रिएक्शन होंगे, ठीक है, या मेडिसिन बनाने के लिए कौन से केमिकल रिएक्शन होंगे। ये सारे के सारे क्या है, प्रोसीजर्स सिर्फ बड़े पैमाने पर अप्लाई हो सकते हैं, घर पर नहीं हो सकते। तो वो सारी स्टडी हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री पे करते हैं, जो कि हमारे जॉब के लिए बड़ी हेल्पफुल होती है। उसके बाद है हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ठीक है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर क्या करते हैं, न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं। न्यूक्लियस की स्टडी जो होती है वो किस तरह से, इसके अंदर एक अमल है रेडियो एक्टिविटी, यहाँ पर शो किया हुआ है। रेडियो एक्टिविटी कहते हैं न्यूक्लियस से निकलने वाली रेडिएशन के बारे में पढ़ना, ठीक है। रेडिएशंस क्या होती हैं, जैसे कि सूरज से शुआएँ निकलती हैं, इसी तरीके से कुछ एटम्स जैसे पाए जाते हैं कुदरती तौर पर, जिनके न्यूक्लियस से वो रेडिएशंस निकल रही होती हैं, शुआएँ निकल रही होती हैं, ठीक है, जिनको अल्फ़ा, बीटा, गामा का नाम दिया गया। ये एक तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल भी है, एक तरह से हमारे लिए नुकसानदायक भी है, ठीक है। तो बेनिफिशियल के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है बड़े एहतियात से, और इससे क्या नाम है, जो इसके नेगेटिव पॉइंट्स है उससे बचा जाता है, ठीक है। तो ये पूरे न्यूक्लियर प्रोसेसेस जो हो रहे होते हैं, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सारी की सारी न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर स्टडी कराई जाती है, ठीक है। अच्छा, जिन एलिमेंट्स से या जिन एटम्स से
ये रेडियो एक्टिविटी का अमल हो रहा होता है, उन एलिमेंट्स को रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहा जाता है, ठीक है। जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद किस तरह से हैं कि इससे हम एक तो मेडिसिन वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं इससे, मेडिसिन वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर कैंसर की बीमारी है किसी को, अगर किसी की बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा आउटग्रोथ हो रही है सेल्स वगैरह की, तो उसको डैमेज करने के लिए सेल्स को, ताकि हमारी बॉडी का जो पार्ट है वो ना बढ़े, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। और इसके अलावा फूड को प्रिजर्व करने के लिए भी आजकल की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो फूड को क्या करती है, जो आपको मिलती है ना फूड शॉप वगैरह से पैक हुई भी फूड, तो उसके अंदर वो यही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई होती है कि फूड सारा साल ख़राब नहीं होती। जैसे कि सैंडविच वगैरह, पिज़्ज़ा वगैरह आपको आर्टिफिशियल बाहर से मिल जाते हैं ना, बने बनाए, जिसको फास्ट फूड कहते हैं जी। अच्छा, इसके अलावा ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री हम यूज़ करते हैं न्यूक्लियस से पावर जनरेट करने के लिए भी, ठीक है। बहुत सारे साइंटिस्ट अभी कोशिश कर रहे हैं कि ये न्यूक्लियस से क्या की जा सके, एनर्जी जनरेट की जा सके, जो कि आगे चल के हमें बिजली वगैरह, हमें पावर वगैरह सप्लाई कर सके, ठीक है। और इसके अलावा जैसे कि आप जानते हैं न्यूक्लियर एटॉमिक बम वगैरह भी न्यूक्लियर केमिस्ट्री को स्टडी करके बनाए गए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि जो हमारे माहौल में केमिकल रिएक्शन है वो हमारे जानदारों पर, हम जानदारों पर किस तरह से असरअंदाज हो रहे हैं, ठीक है। तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी की जाती है कि कोई भी जानदार अगर कहीं भी रहता है तो उसको सबसे पहले क्या देखना होता है, अपना माहौल देखना होता है कि वो उसके लिए सूटेबल है या नहीं। मिसाल के तौर पे जैसे कि फैक्ट्री एरिया है, वहाँ पर हम रिहाइश नहीं कर सकते, वहाँ पर एनी टाइम धुआं वगैरह निकल रहा होता है, गंदा पानी निकल रहा होता है, तो इससे हमारी ज़िंदगी पे क्या होता है, बुरा असर होता है। तो हम ऐसी जगह देखते हैं जहाँ पर हमारा माहौल हमारे रहने के लिए काबिल हो। तो ये सारी चीज़ें कौन प्रोवाइड करती है, हमें एनवायरमेंटल केमिस्ट्री प्रोवाइड करती है, ठीक है। और इसके अलावा ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्या करती है, हमारी सेहत का भी ख्याल रखती है। जैसे कि अगर जब भी कोई माहौल में जरासीम वगैरह आते हैं तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री ही उसे आइडेंटिफाई करती है, और उसके लिए स्प्रे वगैरह कराए जाते हैं फिर हमारे एनवायरनमेंट में। जैसे कि पोल्यूशन वगैरह हो गया है, हेल्थ हैज़र्ड्स हो गई, सारी की सारी क्या है, इन सब का ध्यान रखा जाता है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर, कि ये हमारी सेहत पे अच्छे से असरअंदाज हो, ना कि हमें हमारी बॉडी को नुकसान पहुँचाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम किसी भी सैंपल की, जो भी हमें सैंपल दिया जाता है या कोई भी सब्सटेंस दिया जाता है, उसकी हम काइंड, क्वालिटी एंड क्वांटिटी चेक करते हैं। किस तरह से? क्वालिटी कहते हैं कि हमारे पास जो सैंपल है उसके अंदर कौन से सब्सटेंस मौजूद है, कौन से कंपोनेंट्स मौजूद हैं, ठीक है। मतलब उसके अंदर कौन से ऐसी चीज़ें मौजूद है जिनसे मिलकर वो बना है, जिससे हमें उसकी क्वालिटी का अंदाज़ा होगा। और क्वांटिटी कहते हैं कि अब वो जो सब्सटेंस है, जो कंपोनेंट्स उसके अंदर पाए जा रहे हैं, वो कितनी तादाद में मौजूद है, ठीक है। तो इसकी हम ये स्टडी करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में। मतलब किसी भी कंपोनेंट को आपको दे दिया जाएगा, उसकी आपको एनालिसिस करनी होगी। एनालिसिस का मतलब क्या है, उसकी हम चेक करते हैं कि इसके इन चीज़ों से मिलकर बनाए हैं और इसके अंदर वो चीज़ें कितनी तादाद में मौजूद है। तो इसकी कुछ टेक्निक्स यहाँ पर दी हुई हैं, क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये क्या है, इसकी टेक्निक्स हैं एनालिसिस करने की। क्रोमेटोग्राफी के अंदर ये चेक करते हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट कितनी मिकदार में मौजूद है और कौन कौन से सोल्यूट मौजूद है, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर हम ये देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स किस तरह से आपस में अटैच हुए हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूल इसके अंदर मौजूद है। और स्पेक्ट्रोस्कोपी के हमारे पास, स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम रेडिएशन वगैरह अप्लाई करते हैं मैटर के ऊपर, ताकि उसको हम स्टडी अच्छे से कर सकें। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं, जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, ठीक है। मतलब कैसे फ़ायदेमंद, कोई भी बीमारी है, कोई भी क्या नाम है, हमारी बॉडी का केमिकल रिएक्शन जो ठीक से नहीं हो रहा, उनको प्रोसीड कराने के लिए जिस चीज़ की कमी है या जिस चीज़ को हमने कम करना है, तो उसके लिए मेडिसिन वगैरह तैयार की जाती है, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और मेडिसिन वगैरह के बारे में पढ़ने को हम फार्माकोलॉजी भी कहते हैं। ये जो ब्रांच है हमारे पास केमिस्ट्री की, ये बायोलॉजी से रिलेट करती है, क्योंकि इसके अंदर हम जानदारों का एहतियात करते हैं ना, जानदारों को ठीक करने के लिए काम कर रहे हैं। और ये जो काम है बड़े पैमाने पे होता है, इंडस्ट्रीज़ बेस पे होता है, जहाँ पर मेडिसिन वगैरह तैयार करते हैं। अच्छा, मेडिसिन को ड्रग्स भी कहते हैं। ड्रग्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या है, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि हमारी बॉडी के अंदर जाकर अहम किरदार अदा करते हैं। जो भी बीमारी होती है, जो भी ख़राबी होती है बॉडी के अंदर, उसको ठीक करने का काम करती हैं, ठीक है। और जो इनके अंदर मॉलिक्यूल्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, उनको फार्मास्यूटिकल एजेंट्स कहते हैं, जो कि हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। तो नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास क्वांटम केमिस्ट्री। क्वांटम केमिस्ट्री क्या है हमारे पास, ये एक ऐसी स्टडी है जिसके अंदर हम केमिकल सिस्टम पर फिज़िकल कानून अप्लाई करते हैं, फ़िज़िकल लॉज अप्लाई करते हैं, फ़िज़िकल सिस्टम अप्लाई करते हैं। मतलब कि जो फ़िज़िक्स का कानून है, फ़िज़िक्स के मॉडल्स हैं, वो अप्लाई करते हैं हम
केमिस्ट्री पर, केमिकल सिस्टम पर, ठीक है। उससे क्या होता है, उससे हमें उस स्टडी का आसान हो जाता है करना। मिसाल के तौर पे कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पता करना एटम के स्ट्रक्चर में। ज़्यादातर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ज़्यादातर एटॉमिक मॉडल जो थे एटम्स के, उनको एक्सप्लेन करने के लिए क्वांटम केमिस्ट्री का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। कि उस किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का क्या इस्तेमाल है, इलेक्ट्रॉन किस जगह पर मौजूद है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मालूम करने के लिए, या इलेक्ट्रॉन्स की क्या नाम है जो रोटेशन पावर है ये चेक करने के लिए, ये सारी की सारी की क्वांटम केमिस्ट्री ने एक्सप्लेन किया किस तरह से था वो केमिकल सिस्टम, और उसके ऊपर फिजिकल कानून अप्लाई किया गया। और ये किस फॉर्म में लिखा जाता है, ये मैथ्स की फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। मैथ्स की लैंग्वेज के अंदर सारी डेरिवेशंस वगैरह होती हैं जो कि हम क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। लास्ट ब्रांच है हमारे पास ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी करते हैं कि हमारे पास जो भी हम केमिकल प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उनको डिस्चार्ज कैसे किया जाए। मतलब कि जब आप उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, जब वो आपके काम का नहीं रहता, तो जब आपने उसको फेंकना है तो किस तरह से, किस फॉर्म में फेंकना है, ठीक है। तो उसको सबसे पहले आपने उसकी जो केमिकल्स की पावर होती है, जो उसकी क्या नाम है प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एसिड वगैरह अगर आप डिस्चार्ज करना चाह रहे हैं तो पहले उसको आपको डाइल्यूट करना होता है, ठीक है। तो कोई भी वेस्ट किस तरह से आपने केमिकल वेस्ट करना है, तो इस ब्रांच के अंदर आपको पूरा तरीका वो सिखाया जाता है, ठीक है। जो कि ताकि दूसरे जानदारों पर अफेक्ट ना करे। मिसाल के तौर पे आपने लैब के अंदर कोई भी केमिकल इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करने के बाद आपने वैसे ही उसको डायरेक्टली क्या कर दिया, फेंक दिया, तो वहाँ पर जो भी जानदार होंगे उनकी ज़िंदगी उससे अफेक्ट होगी। तो ग्रीन केमिस्ट्री यही सिखाती है कि कोई भी केमिकल वगैरह जो आप इस्तेमाल करते हैं तो उसको आपने पहले क्या करना है, डाइल्यूट करना है, और उसके बाद आपने उसको डिस्चार्ज करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर था वो हमारा हमने बहुत क्या नाम है जल्दी और मेन पॉइंट्स के साथ कंप्लीट किया। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और समझ में आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो स्टूडेंट्स, फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।